students, good morning. Let us continue our important topic thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ, ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर साल जेईई मेंस, एडवांस और नीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते पढ़ते जैसे उसकी प्लानिंग होती है फर्स्ट लॉ पूरा होता है और उसे लगता है थर्मोडायनेमिक्स खत्म, दूसरी चीज़ उठा लेता है, फिर रिवाइज करेगा, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कभी कभार हम जब रिवीजन करते हैं तो हमें पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे रिवीजन में थर्मोडायनेमिक्स ना डाल के आज हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना है भाई, इस तरह की चीज़ें भी अपन कर सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो नए थर्मोडायनेमिक फंक्शन की स्टडी हमें करनी पड़ती है। फर्स्ट लॉ में कितने फंक्शन स्टडी किए थे हमने? 4, Q, W, डेल्टा E एंड डेल्टा H, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। केवल 4 फंक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। सेकेंड लॉ में दो नए फंक्शन स्टडी करने पड़ेंगे, नंबर 1 एंट्रोपी एंड नंबर 2 गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? तो सेकेंड लॉ एक्चुअल में किस चीज़ को बता रहा है? फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था? एनर्जी कंजर्व होती है भाई। सेकेंड लॉ में ये बताएगा कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा। इसका जवाब कहाँ से आएगा? सेकेंड लॉ से आएगा। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, इसका जवाब कहाँ से आएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन कई बार स्टूडेंट सोचेगा भाई इसमें क्या सेकेंड लॉ लगाएंगे तो गिरेगा, छोड़ेंगे तो ठीक बात है यहाँ तो। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस अपने A+B को मिलाया और इससे प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये कैसे बोल सकते हैं? इस तरह से और भी दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं जिनके बारे में हमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि वो होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास जाना पड़ेगा। वहाँ इसके सारे कंडीशंस और डेटा पुट करेंगे और रिजल्ट निकल के आएगा यस, C विल प्रोड्यूस और नॉट। तो इसको अपन बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी। क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनिटी। मतलब कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसका पता लगाना है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास जाना पड़ेगा। तो एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया जनरेट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक मैटर? ठीक है, चलिए तो अब अपन इसका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन जो है वो लेते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी S, इसको S से डिनोट करते हैं। तो भाई अब एंट्रोपी क्या होती है? बिल्कुल क्लियर कट सिंपल शब्दों में कहें तो एंट्रोपी इज नथिंग बट डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस। मतलब कोई भी सिस्टम कितना डिसऑर्डर्ड है, कितने रैंडम पार्टिकल्स है उसमें, तो ये एक तरह से बुराई है या अच्छाई है? डेफिनेटली बुराई है। बैडनेस का मेजरमेंट है, कोई सिस्टम कितना बुरा है। और आपको याद होगा फर्स्ट लॉ में हमने बुराई किसको बोला था? हीट को, बैड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो डेफिनेटली इट इज एसोसिएटेड विथ हीट, दैट इज एनर्जी। तो ये भी एनर्जी से जुड़ी हुई टर्म ही है। और थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन में भी हमने देखा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। तो एंट्रोपी को सिंगल वर्ड्स में लिखे तो क्या होता है? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। फिनिश। तो इट इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। डिसऑर्डरनेस या फिर बोल सकते हैं रैंडमनेस। अब कितना डिसऑर्डर्ड है इसके लिए हमें मैथमेटिकल मेजरमेंट करना पड़ता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3। तो उसके लिए हमने फंक्शन सेट कर दिया है एंट्रोपी। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एंट्रोपी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। क्लियर? ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? जैसे स्टेट फंक्शन या फिर पाथ फंक्शन। तो आई थिंक सबको याद होगा कि पाथ फंक्शन तो प्री डिसाइडेड है, हीट, वर्क एंड हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेटली इट विल बी स्टेट फंक्शन। तो दूसरी चीज इसमें आप नोट कर सकते हो, इट इज स्टेट फंक्शन। इट इज स्टेट फंक्शन। तीसरा हम ऐड कर सकते हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव?
एनर्जी से एसोसिएटेड हैं, और सभी टाइप की एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब सिस्टम की साइज और मास पे डिपेंडेंट, तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड लॉ के स्टेटमेंट पे कि सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इसकी इंफॉर्मेशन हमें सेकंड लॉ से मिलती है। तो इसका एक जनरल स्टेटमेंट अपन बनाते हैं कि दुनिया का मतलब यहाँ पे है यूनिवर्स से, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही है, वो सब चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है। तो इसका एक जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सेकंड लॉ का, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस और एंट्रोपी एक ही बात है। डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस बोल दो, रैंडमनेस बोल दो, या फिर इन दोनों को एंट्रोपी बोल दो, ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब हम आते हैं कि भाई देखिए एंट्रोपी क्या है, बैडनेस है, तो दुनिया में बुराई लगातार बढ़ रही है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो। अब ये किसकी वजह से हो रही होंगी कि भाई दुनिया का मतलब है यूनिवर्स की एंट्रोपी, बैडनेस, डिसऑर्डरनेस जो इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। नंबर वन, दुनिया में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी वजह से, या जो नहीं हो रहे हैं उनकी वजह से। तो ऑब्वियसली जो नहीं हो रहे हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं है ना, लेकिन दुनिया में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी वजह से ये ऐसा हो रहा होगा। और जो प्रोसेस दुनिया में हो रहे हैं जिनको हम फील कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो कौन से प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, द एंट्रोपी इंक्रीमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल, नेचुरल एक ही बात है, चाहे स्पॉन्टेनियस बोल दो, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो हो रहा है और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो नहीं हो रहा है। तो एंट्रोपी इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, नंबर वन इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसी को अपन नेचुरल प्रोसेस बोल सकते हैं और उसी को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हैं। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी फिर जनरेट होगा, तो हम यहां से बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू, इट इज का मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो, इट इज ड्यू टू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो हमारे लाइफ में होंगे ही नहीं, वो तो आइडियल केस है, तो इट इज ड्यू टू इरिवर्सिबल या फिर नेचुरल या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आई थिंक ये तीनों नेम हमें क्लियर भी हो गए होंगे। अब मैं इसका रिवर्स बोल रहा हूं। अभी हमने क्या बोला है, नेचुरल, इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस की वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। अब इसका उल्टा बोलो कि कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल कब होगा, जब यूनिवर्स की एंट्रोपी को वो बढ़ा रहा होगा। क्लियर ये बात। जैसे मान लो ये मार्कर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ इसको, तो ये गिरता है, तो ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये है स्पॉन्टेनियस, और इस ड्यूरेशन यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, ये तय है। तो अब अपन स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया जनरेट कर लेते हैं कि दुनिया में वो प्रोसेस होते हैं जिनमें यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमने ये चीज फील की है। तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या बन गया, अब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा भाई, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली इफ डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही होगी। अभी किसकी वजह से बढ़ती है, इरिवर्सिबल। उल्टा अगर इरिवर्सिबल है तो डेफिनेटली ये चीज पॉजिटिव निकल के आएगी। तो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करना है तो यू हैव टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स। इफ डेल्टा एस यूनिवर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन इट विल बी इरिवर्सिबल और नेचुरल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस। दूसरा डेल्टा एस यूनिवर्स, नेगेटिव, पेपर पे तो नेगेटिव आ जाएगी, एक्चुअल में तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है ना, ये स्टेटमेंट जो हमने बनाया है वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है अपने आप में, तो पेपर पे नेगेटिव आ जाएगी। जैसे ये मार्कर का यहाँ से यहाँ जाना, अब लिखने में तो लिख दिया मार्कर का यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन गया क्या मार्कर नहीं, तो यहाँ ये कंडीशन ले लो, यहाँ वाले कंडीशन के डेटा उठा लो, उसको अपन सेकेंड लो के जो भी चीज़ें आएगी, जो फॉर्मूले बनेंगे उसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। अब ये मार्कर यहाँ से ये देखिए आ गया ऊपर, इस केस में हमने एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा के नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या बना दिया, स्पॉन्टेनियस। तो इस कंडीशन में जो डेटा पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा एस यूनिवर्स क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो प्रोसेस दुनिया में नहीं होते, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और तीसरा केस आ जाता है डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो वाला, तो वो तो कौन सा है, रिवर्सिबल वाला, कि ऑलमोस्ट सभी चीजें क्या है उसमें कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बन गया जो ऑलवेज वैलिड है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ऑलवेज वैलिड इन ऑल कंडीशंस, कोई भी कंडीशन हो दुनिया की, ये ऑलवेज वैलिड चीज निकल के आएगी। तो अब ये वेरी क्लियर हो गया कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा, अगर ये पता लगाना है तो एक इंपॉर्टेंट की हमें मिल गई है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स। और वो डेल्टा एस यूनिवर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोल दोगे कि ये प्रोसेस होगा, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आप बोल दोगे प्रोसेस नहीं होगा, और जीरो आ रहा तो आप बोल दोगे कि रिवर्सिबल तरीके से चल रहा है। तो यही तो हमने बोला था कि सेकेंड लॉ स्पॉन्टेनिटी का प्रिडिक्ट करने में काम आता है, तो ये परमानेंट हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए। और अब इसके अगला क्या करना है वो भी हमें मिल गया। अब अगला हमें क्या करना है, हाउ टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स, यही मेन पार्ट इसमें बचा हुआ है, क्योंकि अब तो सारा मामला इसी पे टिका हुआ है ना कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तो अब हमारा मेन एम क्या है, हाउ टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स। तो डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो इसका एक ही फॉर्मूला हुआ, क्या फॉर्मूला हुआ, डेल्टा एस यूनिवर्स इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला जुगाड़ है ही नहीं। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इज नथिंग बट, इसको अपन डेल्टा एस नेट भी बोल सकते हैं, नेट चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? तो अब हम एक एक करके, अब इससे अगला टारगेट भी हमें मिल गया। पहला टारगेट क्या था, हाउ टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स, ये तो क्लियर हो गया, सिस्टम का फाइंड करो, सराउंडिंग का फाइंड करो। अब सिस्टम के लिए अलग से अपन कैसे कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सराउंडिंग की कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में ये। तो सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। क्लियर? तो एंट्रोपी में जो चेंज है, ये तो मैंने बता दिया कि एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस, बैडनेस, बैड एनर्जी की वजह से ये जनरेट हो रही होगी, ऐसे बोल सकते हैं अपन। और बैड एनर्जी कौन सी थी, हीट। तो डेफिनेटली इट विल बी एसोसिएटेड विथ हीट। तो किसी भी सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो इसकी बैडनेस, डिसऑर्डरनेस को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी कंडीशंस में हम दे रहे हैं। फिर से देखो, अभी ये एक मार्कर है, इसकी कंडीशन अलग रख लो, टेम्परेचर अलग रख लो, प्रेशर अलग रख लो, वॉल्यूम अलग रख लो, ठीक है। ये दूसरा मार्कर है, इसके अलग कंडीशंस रख लें और इसको भी हीट प्रोवाइड कर दें 5 जूल, इसको भी 5 जूल हीट प्रोवाइड कर दें, तो दोनों को हमने बैड एनर्जी प्रोवाइड की है, दोनों में डिसऑर्डरनेस क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। रीजन, लॉजिक भी है इसका
कि मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है अलग अलग, जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सेम एनर्जी दे दें, जैसे कि ग्लूकोज का ग्लास पिला दें, तो उस एनर्जी का किस तरह से वो यूज़ करेंगे ये तो उनके खुद के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, उनकी खुद की कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, और वो है टेम्परेचर। तो हीट प्रोवाइडेड एट विच टेम्परेचर, उसके लिए जो डिसऑर्डरनेस का मेजरमेंट निकल के आएगा। तो टेम्परेचर और हीट से एसोसिएटेड मैटर है। तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज फॉलोज। उसका रीजन देखेंगे अपन, चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज फॉलोज। चेंज को अपन बोल देंगे डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। देखिए ये तो स्मॉल चेंज हो गया, और नेट चेंज के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ सवाल बनता है कि ये डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही फंक्शन क्यों सेट किया हमने, तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किए होंगे लोगों ने, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो हमारे स्टेटमेंट को वैलिड बनाना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट को, कि अगर दुनिया में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स को क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा। तो ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन सेट करो जिससे कि वो हमारा स्टेटमेंट ऑलवेज क्या निकल के आए, ट्रू निकल के आए। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन सेट किया लोगों ने, और नेट चेंज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, परमानेंट ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र ही है। अब इसको एक्सप्लेन तो अपन कर लेंगे, बट पहले ये एक बार ब्रेन में सेट हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट लॉ को हमने क्या बोला था, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली डेल्टा एस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। मैथमेटिकल फॉर्म है सेकेंड लॉ के, और ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल। ऑलवेज वैलिड है ये, तो इसको भी हम ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हैं, ये खाली नहीं जाने वाला। अब हमने क्या बोला था, डेल्टा एस क्या है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो अपन ये बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, कईयों के दिमाग में आता है कि भाई हीट तो ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतनी बैड एनर्जी है वो, उसकी वजह से डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, और ये डेफिनेटली किस टेम्परेचर पे प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है कि रिवर्सिबल ही क्यों लिया है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर जी एडवांस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो। अदरवाइज तो मेंस वेंस के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट 2-3 फॉर्मूले होते हैं, रखो सॉल्व करो, ख़त्म कहानी। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले को भी ये सब चीज़ें पता होती है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हम यहाँ बोल रहे हैं कि स्टेट फंक्शन है, फिर रिवर्सिबल का क्या मतलब है, तो मतलब है यहाँ देखें, मान लो ये कोई पॉइंट है, इनिशियल स्टेट है ए और ये फाइनल स्टेट है बी, करेक्ट। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के मेरे पास कितने पाथ है, इनफाइनाइट पाथ हैं, दुनिया भर के पाथ हैं मेरे पास 1 2 3। इनमें मुझे स्टेट फंक्शन फाइंड करना है, डेल्टा स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन मुझे फाइंड करना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, इनफाइनाइट ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो इस पाथ से डेल्टा फाइंड कर सकता हूँ, इससे फाइंड कर सकता हूँ, इससे फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक पाथ में सबके लिए कैलकुलेट करूँगा, पागल है क्या अपन की हर पाथ के लिए कैलकुलेट कर, जब हमें पता है तो हम क्या करते हैं, एक बेस्ट सूटेबल पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उससे जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए ही हो जाएगी। हो सकता है कि ये दूसरा रास्ता इतना डिफिकल्ट हो कि हम उससे पार ही ना कर पाएँ, तो सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट पाथ अपन ले सकते हैं, और इसमें हो सकता है ये रिवर्सिबल हो सकता है ये इरिवर्सिबल हो सकता है आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, कोई सा भी हो, हमें इस बात से मतलब ही नहीं रहेगा कि वो रिवर्सिबल जाए चाहे इरिवर्सिबल जाए, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होता है। अब इसमें जो लोगों ने सेलेक्ट किया है पाथ, मान लो एक बार रिवर्सिबल भी ले लेते हैं, तो यहाँ रिवर्सिबल रख के अगर अपन किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की स्टडी करते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर हम इरिवर्सिबल लेके कर लेते हैं तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा।
तो जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं और मैं रिवर्सिबल से फाइंड करके इरिवर्सिबल के लिए भी उसे यूज कर सकता हूं, तो मुझे टेंशन क्या है भाई। तो रिवर्सिबल लेते हैं तो वो ऑलवेज वैलिड स्टेटमेंट बनेगा, इरिवर्सिबल लेते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आता है स्पॉन्टेनियस के लिए, तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया नहीं बनता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिवर्सिबल पाथ बेस्ट सुटेबल पाथ सेलेक्ट किया लोगों ने, बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल ऑल्सो। तो इरिवर्सिबल वाले ये वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें परमानेंट याद हो जाना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा एस इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ध्यान रखना है उसमें उसी पॉइंट तक जाना है। कभी कभार क्या होता है इरिवर्सिबल वहां पहुंच ही नहीं पाए अपन, तो फिर दूसरा पाथ हमें लेना पड़ेगा उस केस में। तो ये पॉइंट सेम होने चाहिए और आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, डेल्टा एस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे वो सभी के लिए वैलिड होगी और इक्वल ही निकल के आएगी। दूसरा जुगाड़ हमारे पास होता नहीं है तो बेस्ट सुटेबल पाथ ले लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद ये भी क्लियर हो गया कि भाई हमें दुनिया में किसी भी चीज का डेल्टा एस फाइंड करना है तो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी करना है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि भाई आपने कहा था हीट बैड एनर्जी होती है, तो जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना चेंज आएगा, ये तो यहाँ से हो गया। लेकिन टेम्परेचर का क्या चक्कर है, टेम्परेचर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्योंकि टेम्परेचर तो फिर हीट के प्रोपोर्शनल चलता है मोस्टली, कि हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये टेम्परेचर डिनोमिनेटर में क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ गैस है हमारे पास, सेम गैस सेम मोल, यहाँ ले लेते हैं, ये भी 1 मोल ले लो, x मोल ले लो, सेम है दोनों में मोल्स। इसका टेम्परेचर T1 10 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर T2 50 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। इस समय हीट कंटेंट किस में ज़्यादा है और मोल सेम है दोनों में। मान लो 1 मोल ले लिया हमने, ये भी 1 मोल ले लिया। इस समय कौन सी गैस में हीट कंटेंट ज़्यादा है, डेफिनेटली 50 वाले में। तो कौन ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, डेफिनेटली ये गैस ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होगी। तो सिर्फ एस की बात करूँ मैं एंट्रोपी की, एस ओनली एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी इसकी ज़्यादा होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। लेकिन चेंज की बात कर रहा है ये, सेकेंड लॉ एंट्रोपी कैलकुलेट करने का जुगाड़ नहीं है, सेकेंड लॉ है चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करने का जुगाड़। तो अब चेंज फाइंड करना है तो हमें इसे क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट। सपोज मैं दोनों को ही 5 जूल हीट प्रोवाइड करता हूं, यही 5 जूल हीट मैं इसे दे दूं और यही 5 जूल हीट मैं इसे दे दूं। तो देखो बैड एनर्जी तो मैं दोनों को सेम दे रहा हूं, लेकिन वहां जाने के बाद कितनी बैडनेस क्रिएट होगी, बैडनेस का मतलब डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगी, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो देखो 5 जूल इसको हमने दिया, 5 जूल इसको दिया, चेंज ज़्यादा किस में विजिबल होता है ये हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे। तो बिल्कुल पता चलेगा, जो पहले से ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है उसमें चेंज कम आता है, जो पहले से ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है उसमें चेंज कम आता है। इसका एक जनरल एग्जांपल देख लो तो उससे ये स्टेटमेंट हमें परमानेंट याद रह जाएगा। ऐसे ही सोच लो कि हमारे पास एक झील है, झील मतलब लेक जिसमें वाटर है सिस्टम, और एक हमारे पास समुद्र है, सी है, उसमें वाटर है। अब दोनों वाटर जो हैं उनमें से एंट्रोपी ज़्यादा किसकी है, सी वाटर की। क्लियर। तो यहाँ पे ये तो हो गया सी वाटर की तरह और ये हो गया लेक वाटर की तरह। अब दोनों में 5-5 kg के पत्थर डाल दो, सेम 5 kg के पत्थर दोनों में पटको, तो पत्थर यहाँ पे क्या हो गया, हीट की तरह हो गया। अब 5 kg के पत्थर की वजह से जो डिस्टर्बेंस होंगे, जो चेंजेस होंगे, वो ज़्यादा किस में विजिबल होंगे, वो लेक वाटर में ज़्यादा विजिबल होंगे, क्योंकि वो पहले से ऑर्डर्ड था। अब वो क्या हो गया, मोर डिसऑर्डर्ड, चेंज ज़्यादा आएगा। अभी भी उसकी हो सकता है एंट्रोपी कम हो, लेकिन डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो डिफरेंस लेक वाटर में ज़्यादा आएगा। और सी वाटर में 5 kg से पता भी नहीं चलेगा कितना डिसऑर्डर्ड हुआ और क्रिएट हुआ। तो क्या रिजल्ट आया, सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन क्रिएट डिफरेंट डिस्टर्बेंस, दैट इज डिफरेंट एंट्रोपी।
इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं अपन। सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन क्रिएट डिफरेंट डिसऑर्डरनेस, डिफरेंट एंट्रोपी, और वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। इसलिए देखो जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है वो पहले से ही मोर डिसऑर्डर्ड है, तो उसमें चेंज जो आएगा वो कम आएगा। तो डेल्टा एस यहाँ कम आएगा, इसलिए चेंज टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ गया डेल्टा एस, ये चेंज है, चेंज। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि हमने टेम्परेचर डिनोमिनेटर में क्यों लिया है। जो मोर डिसऑर्डर, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए केमिस्ट्री में 100 में से, और एक स्टूडेंट के आए 80। क्लियर। अब सेकंड एग्जाम में, अभी देखो अच्छा कौन है, 80 वाला। सेकंड एग्जाम में 80 वाले के आ गए 85% या 85 मार्क्स आ गए, और 10 वाले के आ गए 30। अभी भी 10 वाले के मार्क्स कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है। किसमें? चेंज। 80 वाले ने चेंज कितना किया? 5। वो कहेगा 3 टाइम्स कर लिए मैंने, तुम्हारे क्या हुए? डबल भी नहीं हुए, आधे भी नहीं इंक्रीमेंट किया तुमने। तो अभी 10 मार्क्स वाला है तो अभी भी कम ही, लेकिन जो चेंज है वो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा है। तो जिसके कम मार्क्स हैं उसके ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जिसके पहले से ही ज़्यादा है तो और ज़्यादा कहाँ आएंगे भाई। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जिसकी एंट्रोपी पहले से कम होती है उसमें चेंज ज़्यादा विजिबल होता है, जिसकी एंट्रोपी पहले से ज़्यादा होती है तो उसमें और चेंज ज़्यादा नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हम ये आराम से इस फॉर्मूले को जस्टिफाई कर सकते हैं कि डेल्टा एस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। नोट वाले को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर सकता हूँ। सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन क्रिएट डिफरेंट डिस्टर्बेंस, दैट इज डिफरेंट एंट्रोपी। और होना भी चाहिए कि हम कोई पर्टिकुलर एनर्जी अलग अलग सिस्टम को दे रहे हैं, तो उन सिस्टम के अंदर जाने के बाद उस एनर्जी की वजह से क्या इफेक्ट आएंगे वो तो उनकी कंडीशंस पे भी डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया जो हमें परमानेंट याद हो जाना चाहिए। अब ये फॉर्मूला सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज वैलिड। सिस्टम, सराउंडिंग, गैस, रिएक्शन, फेज ट्रांजिशन, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, कोइसैबैटिक, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला आप ऑलवेज किसी भी सवाल में यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें ये जो स्पेशल साइन आ रहा है, इस साइन से डर नहीं लगता है, लेकिन इससे बचना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो क्यों ना हम आज ही इंटीग्रेट करके नए नए फॉर्मूले बना लें 2-3, तो उनसे हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे वर्क के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी। फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर करके अलग अलग फॉर्मूले डिजाइन कर लिए थे। तो इसके बाद इस फॉर्मूले को अलग अलग सिस्टम वाइज डिजाइन कर लेंगे, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अलग इसी फॉर्मूले का ट्रीटमेंट चलना है। ये सेकंड लॉ में और ज़्यादा कुछ नहीं, और एक सिंपल सा और एक फंक्शन आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी वाला, खत्म सेकंड लॉ। उसके बाद है ही क्या इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग इसको बढ़िया से दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो। कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और एंजॉय करो थर्मोडायनेमिक्स को। गुड बाय।